हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं अपना पाइथन मैराथन का सेकंड क्लास, जिसमें हम आपको चैप्टर 3 और चैप्टर 4 कवर कराने वाले हैं। पूरा एक एक टॉपिक वाइज विद एग्जांपल्स। और ये जो आपको नोट्स दिख रही है, ये आर के स्टडीज 2 पॉइंट चैनल की है, तो आप लोग उनका भी चैनल जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और तो चलिए हम शुरू करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखा है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का। तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, अभी मैंने अपलोड किया है कुछ टाइम पहले। तो आप लोग ज़रूर जाइए, वो वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये इसमें चैप्टर 3 और 4 कवर करेंगे, तो ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी ग्रुप सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, क्योंकि क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑपरेटर से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम इसमें कंटेंट देख लेते हैं कि हम पढ़ेंगे क्या। मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं, एक मिनट। तो इसमें हम पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट, रिलेशनल एंड इलॉजिकल ऑपरेटर पढ़ेंगे, मीन्स ऑपरेटर सारे पढ़ेंगे। व्हाइल लूप पढ़ेंगे, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट पढ़ेंगे और फॉर लूप पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाइल लूप, फॉर लूप, ये सभी हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। पहले हम ऑपरेटर देखेंगे। तो ऑपरेटर एक सिंबल है, ठीक है, जो कि एक ऑपरेशन को प्रेजेंट करता है या प्रस्तुत करता है। और वह वैल्यू जिस पर ऑपरेटर कार्य करता है, ऑपरेट करता है, उन्हें ऑपरेंड्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, जैसे 4+6, जहाँ 4 बचे ऑपरेंड्स हैं, जबकि प्लस एक ऑपरेटर है, प्लस एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, सभी जानते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके टाइप्स ऑफ ऑपरेटर देखते हैं। देखिए मैं थोड़ा तेज चलूँगा क्योंकि टाइम कम है और हमको ज़्यादा चीज़ पढ़नी है। तो हम टाइप्स ऑफ पाइथन ऑपरेटर्स देखेंगे। तो पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, और ऊपर चलते हैं। लॉजिकल के बाद है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, टोटल हमारे 7 प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं। तो आप लोग सभी ऑपरेटर्स को ध्यान में रखिएगा। चलिए एक एक पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर देखेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर का प्रयोग गणितीय कार्यों को करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अर्थमेटिक कार्यों के लिए करने के लिए किया जाता है, सभी को पता है, हम लोगों ने इसको कई बार पढ़ा है, लगभग हम लोग सेकंड सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसको बस हमको देखना है कि कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। प्लस होता है, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एक होगा फ्लोर डिवीज़न, एक मॉडुलस। ठीक है, ये देखिए मॉडुलस जिसको हम लोग परसेंटेज से दिखाते हैं, और ये फ्लोर डिवीज़न जिसको हम लोग डबल स्लैश से दिखाते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक इसमें एक्सपोनेंशियल भी दिया हुआ है, पर इसमें कुछ नहीं लिखा। एक्सपोनेंशियल मतलब जो आई वाले होते हैं, ठीक है, जो आई के फॉर्म में होते हैं। सॉरी, वो नहीं, एक्सपोनेंशियल वो होता है जिसमें स्टार लगे होते हैं, मतलब वर्ग। ठीक है, जिसे हमको देखना है कि 2 पे डबल स्टार 2, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का वर्ग, 2 दूनी 4। ठीक है, एक्सपोनेंशियल इसको बोलते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं देखते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर एक का प्रयोग दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए करते हैं। मतलब दो वैल्यूज़ में रिलेशन दिखाते हैं कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन किसके बराबर है। ठीक है, ये रिलेशन दिखाते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर का प्रयोग दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए किया जाता है, या कंडीशन के अनुसार या तो ट्रू रिटर्न करता है या तो फॉल्स। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो देखिए एक डबल इक्वल होता है, अगर यदि दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू सेम होती है तो कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग नॉट इक्वल देखेंगे। अगर ए इज नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब ये हुआ ए इज नॉट इक्वल टू बी, जिसको नॉट इक्वल बोलेंगे। ठीक है, अब देखेंगे ये, इसको हम लोग बोलेंगे, इसमें पहले पढ़ लेते हैं। यदि दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू समान नहीं होंगी तो कंडीशन सत्य होगी, यह नॉट इक्वल की तरह है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन, जैसे ए इज ग्रेटर देन बी, ए का मान 10 है और बी का मान 5 है, तो ये ट्रू होगा। ठीक है, क्योंकि ए का मान बी से बड़ा है। ठीक है, बी 5 है, ए 10 है।
उसके बाद हम देखेंगे ये लेस देन है, इसी तरह लेस देन भी होगा, बी इज लेस देन ए, ठीक है। उसके बाद होगा ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इसको हम लोग ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल बोलते हैं, ठीक है। जिसे हम लोग देखेंगे ए इज ग्रेटर देन, सॉरी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, मतलब कि ए का मान या तो बी के बराबर होगा या तो बी से ज़्यादा होगा, ठीक है। ये दो कंडीशन होंगी इसमें। और उसी इसी तरह क्या है हमारा, ए इज लेस आर इक्वल टू बी, ए का मान या तो बी से छोटा होगा या तो बी के बराबर होगा, ठीक है। इसमें भी दो कंडीशन बनती हैं, तो आप लोग इसको समझिएगा। उसके बाद हम लॉजिकल ऑपरेटर देखेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर जो है वह बूलियन एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तथा बूलियन रिजल्ट रिटर्न करते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। तो हम सभी जानते हैं लॉजिक गेट्स हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें 3 टाइप के होते हैं, बेसिक, एंड और नॉट, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये सभी स्मॉल लेटर में होते हैं, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, एंड और नॉट, ये सभी स्मॉल लेटर में होते हैं, एंड और नॉट, ठीक है। हम देखेंगे बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं पहले। तो बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज पाइथन ऑपरेटर वह होता है जो बिट्स पर वर्क करता है तथा बिट बाई बिट ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, ठीक है। जैसे देखते हैं, तो देखिए बिट का मतलब क्या होता है कि हम उसको पहले बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करेंगे। जैसे इसमें दिया है x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 10 है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 2 4 8 16 32, इसी तरह जाते हैं। तो इसको पहले बात आप लोग जान लीजिए कि इसको 8 डिजिट में लिखते हैं, ठीक है। बाइनरी कोड को 8 डिजिट में लिखते हैं, 8 बिट में लिखते हैं। तो ये टोटल 8 बिट हो गया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब देखिए, अब यहाँ पर पहले 10 दिया है x का मान, तो हमको 10 कैसे देखेंगे, 1 1 2 4 4 2 6 7, इतना मिलाएंगे तो 7 ही बन रहा, तो ये तो नहीं हुआ, और आगे जाना पड़ेगा। 8, तो 8 और 2 मिला के 10 हो जाएगा, मीन्स 8 और 2 वाले को 1 लिखेंगे, नहीं सब 0, 8 और 2 वाला ट्रू रहेगा, नहीं सब फॉल्स। तो देखिए यहाँ पर 4 0 है, 8 वाला 1 है, 4 वाला 0 है, 2 वाला 1 है, और 1 वाला 0 है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। इसी तरह 4 भी दिया हुआ है, 1, ये वाला 1 हुआ, ये वाला 2 हुआ, ये वाला 4 हुआ, तो 4 वाला ही ट्रू है, नहीं तो सब फॉल्स है, ठीक है। तो ये था हमारा बिट वाइज ऑपरेटर। और इसमें देखते हैं, अब देखिए इसमें बिट वाइज एंड होता है, जिसको हम लोग ऐसे वाला सिंबल बनाते हैं, ठीक है। बिट वाइज और होता है, बिट वाइज और को सीधी लाइन खींच के हम लोग बनाते हैं, ठीक है। और बिट वाइज नॉट भी होता है, और बिट वाइज एक्सॉर भी होता है, ठीक है। और दो हैं सबसे इंपॉर्टेंट, बिट वाइज राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइए करिएगा, ठीक है। देखिए पहले हम राइट शिफ्ट देखेंगे, ये राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या होता है, लेफ्ट होता है, ये हमारा राइट होता है, ठीक है। इधर लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है। तो हमको राइट शिफ्ट करना है, राइट की तरफ जाना है, तो राइट की तरफ जाना है, राइट की तरफ जा रहा है, एरो राइट की तरफ जा रहा है, ठीक। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो ये क्या हुआ, राइट शिफ्ट। अब इसी तरह लेफ्ट शिफ्ट देख लेते हैं, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है। अब ये राइट लेफ्ट की तरफ जा रहा है क्योंकि लेफ्ट शिफ्ट है। एरो का निशान आप लोग ऐसे बना सकते, एरो नहीं बनाइएगा, बस आप लोग समझने के लिए मैं इसको बना रहा हूँ कि लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट में आपको समझा दूं। जैसे कि हमारा कोई 8 दिया है, अब इसका वो लिखेंगे, ठीक है, बिट में लिखेंगे। तो मैं आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 0 0 1 0 0 दिया है, अब हमको x इज इक्वल टू 2 दे दिया है, ठीक है। हमको 2 राइट शिफ्ट करना है। तो राइट शिफ्ट का क्या मतलब है कि हमको उधर जाना है, ठीक है, राइट की तरफ जाना है। तो 2 करना है, तो सिर्फ ये 2 निकाल के हम यहाँ आगे लिख देंगे, ठीक है। तो 1 0 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 ये आगे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट शिफ्ट। अब इसी तरह लेफ्ट शिफ्ट देखते हैं, जैसे 0 1 0 1 0 0 इतना दिया हुआ है,
सॉरी 8 में देता है, ये 8 नंबर में देता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बस ऐसे दे रहा हूँ। चलिए 8 ही लिख लेते हैं। 8 डिजिट, 4 और 4, ठीक है। अब हमको चलिए मान लेते हैं करने के लिए दिया है x इज इक्वल टू 3, लेफ्ट शिफ्ट करना है, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट मतलब हम इधर की तरफ जाएंगे, तो हम इधर से 3 0 आगे लगा देंगे, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। तो 0 और 0 0 0 0 0 1 0 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। एक मिनट, शायद थोड़ा मिस्टेक हुआ है। तो चलिए अब फिर से लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट समझेंगे, ठीक है। जैसे हमको 8 डिजिट दिया हुआ है, 0 1 0 0 0 1 0 0, ठीक है। अब हमको करना है x इज इक्वल टू राइट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट का क्या मतलब हुआ कि जो हमारा ये राइट की तरफ जा रहा, ठीक है, तो हमारी जो आगे की वैल्यूज हैं ये भी इधर की तरफ आए, ठीक है। फिर इधर से आगे से आके राइट की तरफ ही जाएं, ठीक है। तो हम ये आगे की दो वैल्यूज को फिर हम इधर कर देंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। तो ये 0 आ जाएगा पहले, फिर 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट शिफ्ट। अब इस तरह लेफ्ट शिफ्ट देखेंगे, ठीक है। अब चलिए हमको दिया है जैसे लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए, तो लेफ्ट का मतलब क्या हो, इधर, और फिर आगे की वैल्यूज हमको फिर लेफ्ट शिफ्ट में लाना है, ठीक है। आगे वैल्यूज फिर हमको लेफ्ट शिफ्ट में लाना है। तो आगे की जो दो वैल्यूज हैं, क्योंकि हमको x इज इक्वल टू 2 दिया है, तो आगे की दो वैल्यूज को हम पीछे से लगा देंगे, ठीक है, ताकि हमारा ये लेफ्ट की तरफ ही जाए। तो कैसे करेंगे, 0, ये अब इसको पूरा लिख लेंगे, फिर दो पीछे ला के लगा देंगे, 0 0 0 1 0 0 और इसके बाद 0 1, ठीक है। तो ये हो गया, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। और अब चलिए हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब हमारा है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब हम पांचवा ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो पाइथन में असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रयोग वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। मतलब कोई भी वेरिएबल है, जैसे a इज इक्वल टू हमने दो वैल्यू दे दिया, तो ये असाइन किया गया, यही क्या है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। और जैसे दे दिया जाता है a इज इक्वल टू a+1, ठीक है। इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, a+=1, ठीक है। इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं, तो ये वाला है। इसी तरह इक्वल है, प्लस इक्वल है, माइनस इक्वल है और मल्टीपल इक्वल है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे और भी है यहाँ पर डिवीज़न इक्वल। तो देखिए जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं उसी के आगे हम इक्वल लगा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एंटिटी ऑपरेटर देखते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर दो प्रकार के होते हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर दो ऑब्जेक्ट के मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो इज नॉट, यही दो होते हैं। पहला होता है इज, होता है इज नॉट। चलिए हम देखते हैं, जैसे हम a इज इक्वल टू, अब इसमें हमने लिया 1 2 3 4। अब इसमें हम इज ऑपरेटर लगाएंगे, तो हम इफ लगाएंगे, ठीक है। इफ कंडीशन देंगे, इफ 1 इज, एक मिनट, फिर से हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए जैसे हमको x की वैल्यू दिया है 2, ठीक है, और y की वैल्यू दिया है 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इफ लगा के सर्च करेंगे कि x इज y, ठीक है। तो हमारा ट्रू दिखाएगा, क्योंकि x की वैल्यू भी 2 है, y की वैल्यू भी 2 है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ इज नॉट लगाएंगे, ठीक है, इज नॉट लगाएंगे, एक मिनट। अब हम यहाँ पर अगर इज नॉट लगाएंगे, इज नॉट वाई, तो यहाँ हमारा पर फॉल्स दिखाएगा, क्योंकि यक्स का मान भी 2 है, वाई का मान भी 2 है, ठीक है। तो यही बस बेसिक से 2 हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब हम देखेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर, ये भी दो टाइप्स के होते हैं। पहला है इन, नॉट इन।
तो अब हम समझाएंगे जो अभी हम समझा रहे थे, जैसे 1 2 3 4 कॉमा लगा के सब दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम सर्च करेंगे 1 इफ लगा के 1 इन ए, अगर एक जो हमारा है ए वाली वेरिएबल में है, स्टोर है, तब हमारा प्रिंट ट्रू कराएगा, ठीक है। अगर नहीं स्टोर है तो फॉल्स। तो बेसिकली सर्च करने के लिए किया जाता है। और उसके बाद हम देखेंगे पाइथन आइडेंटिंग कोड, ठीक है। तो पाइथन में कोड आइडेंटिशन को अधिक महत्व दिया गया है। पाइथन में कोड आइडेंटिशन का प्रयोग फंक्शन, क्लास, लूप्स और कंट्रोल स्टेटमेंट के लिए किया जाता है। तो पाइथन में कर्ली ब्रेसेस की जगह कोड आइडेंटिशन का प्रयोग किया जाता है। पाइथन में जब कोड आइडेंटिशन में कॉलन या डेलीमीटर दिया जाता है, तब ऑटोमेटिकली अगले लाइन पर इंटरप्रेटर द्वारा, एक मिनट, चलिए यहाँ पर हम फंक्शन आपको समझाते हैं, ठीक है। आइए आपको फंक्शन समझाते हैं, एग्जांपल्स। वो डिफिनेशन कुछ खास नहीं है, ये वाला एग्जांपल समझाते हैं आपको फंक्शन, क्योंकि आपको अगर फंक्शन तो पूछेगा ही तो आपको एक एग्जांपल तो लिखना बनता है, ठीक है। तो देखिए, ये डेफ, फंक्शन के आगे हम लोग डेफ लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग FUNC, ये नाम है, ठीक है, ये फंक्शन नेम है, फंक्शन नेम है जो यहाँ लिखा हुआ है FUNC, और फंक्शन के आगे हम लोग ये पैरेंथेसिस लगाते हैं, ठीक है। अब हमने इसमें फंक्शन के अंदर कुछ पैरामीटर नहीं दिया है, ठीक है, कुछ पैरामीटर नहीं दिया है, और यहाँ पर a = 5 दिया गया है, ठीक है। अब हम प्रिंट कराएंगे a को, और जब तक हम कॉल नहीं कराएंगे तब तक हमारा फंक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर फंक्शन को कॉल कराया गया है, ठीक है, फंक्शन को कॉल कराया गया है यहाँ पर नीचे। तो इसका आउटपुट आ गया 5, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं क्लास का यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। क्लास को भी इसी तरह क्रिएट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्लास पहले लिखा जाता है, ये माई क्लास क्लास का नाम है, उसके बाद हम लोग फंक्शन लगाते हैं, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर फॉर लूप का दिया है एग्जांपल, देखते हैं। जैसे ये लिस्ट है, फॉर आई इन लिस्ट, लिस्ट में से, ठीक है, प्रिंट आई को प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर देखिए 1 5 8 9, ये सारा जितना भी चीज़, मतलब जितना भी एलिमेंट्स हैं लिस्ट में, वो सभी प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आई को हम प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। अब पाइथन कंट्रोल स्टेटमेंट देखते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है पाइथन में। तो पाइथन में इफ एल्स और इफ एल्स में 3 प्रकार के कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। इन कंट्रोल स्टेटमेंट से जब तक दिया हुआ एक्सप्रेशन ट्रू नहीं होगा तब तक ये अपना स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। इफ स्टेटमेंट में जब एक्सप्रेशन ट्रू होता है तब वो अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तब वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो एंड हो जाता है प्रोग्राम, या फिर हमें एरर शो हो जाता है, ठीक है। तो निर्णय लेने के प्रकार या फिर कंट्रोल स्टेटमेंट के प्रकार देखते हैं। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स, ठीक है, या फिर इफ एल्स लैडर बोलते हैं जिसको। तो चलिए हम लोग इफ स्टेटमेंट देखते हैं पहले। तो इफ स्टेटमेंट में विशेष कंडीशन को चेक करने के लिए किया जाता है। इसमें केवल कंडीशन एक बार एग्जीक्यूट होती है जब कंडीशन ट्रू होती है। यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो यह एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसका सिंटैक्स। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इफ कंडीशन, यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट रहेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है a = 2 b = 3। यदि a का मान, देखिए अभी मैंने बताया था कंपैरिजन ऑपरेटर में, यदि a का मान b से छोटा है तब प्रिंट कराएगा। प्रिंट ये कराना है, एशियन पब्लिशर, ये जो भी है प्रिंट कराएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये पर प्रिंट कराएगा क्योंकि ये ट्रू है, ठीक है। और चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर फ्लो चार्ट है, देख लेते हैं इसका। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा कंडीशन चेक होगी, ठीक है। यदि ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यदि फॉल्स होगा
तो हमारा बिना एग्जीक्यूट हुए डायरेक्ट इंड हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट देखेंगे। तो देखिए इस स्टेटमेंट में इफ में कंडीशन को लिखा जाता है और यदि कंडीशन ट्रू होती है तो इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, अन्यथा कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, इल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। देखिए एग्जांपल में आप लोग समझेंगे अच्छे से। पहले हम लोग इफ कंडीशन लगाएंगे, अगर ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो जो हमारा इल्स में होगा वो एग्जीक्यूट होगा। बेसिक है, ठीक है। इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है, कंडीशन चेक हुआ है यहाँ पर। यदि हमारा कंडीशन ट्रू है, ठीक है, इफ कंडीशन ट्रू है तब भी हमारा एग्जीक्यूट होगा। अगर इल्स है, ठीक है, तो ये जो हम प्रिंट कराएंगे उससे फिर इंड हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए 30 मान दिया हुआ है, आई का मान, यदि आई का मान 15 से कम है तो प्रिंट ये दोनों कराना है। इल्स अगर 15 से कम नहीं है तब हमको क्या प्रिंट कराना है, ये सब प्रिंट कराना है, ठीक है। तो देखिए ये 3 प्रिंट होकर आए हैं। आई एम ग्रेटर देन 15, आई एम इल्स ब्लॉक, ठीक है, आई एम इन इल्स ब्लॉक। तो देखिए आपको यहाँ पहले ही दिख रहा है कि आई का मान 15 से कम नहीं है, 15 से ज़्यादा है, ठीक है, 30 है, तो इसलिए ये इल्स वाला प्रिंट हुआ है। उसके बाद हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट देखेंगे। एक नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है जो दूसरे का स्टेटमेंट है। समझाते हैं, जैसे इफ के अंदर कोई और एक स्टेटमेंट लगा दिया जाए। इफ जैसे इफ कंडीशन 1 है, इसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट लग गया है, तभी हमारा क्या कहलाएगा, नेस्टेड इफ, मतलब इफ के अंदर इफ, ठीक है। यहाँ पर इसका फ्लो चार्ट दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर इफ के अंदर एक और कंडीशन इफ लग गया है, ठीक है, तो ये नेस्टेड हो गया है। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी ईजी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इफ इलिफ लैडर देखेंगे। अब देखिए जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। तो देखिए जहाँ जैसे यहाँ पर कंडीशन है इफ़, ठीक है, इफ़ वाली कंडीशन है, स्टेटमेंट हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। अगर अभी हमको और भी कंडीशन देनी है तो हम लोग इफ़ बार बार नहीं लिखेंगे, इलिफ लिखेंगे, उसमें स्टेटमेंट देंगे। अगर आपको और भी कंडीशन लिखनी है तो और इलिफ दे सकते हैं, और बाद में हम लोग इल्स देंगे, इल्स वाला स्टेटमेंट देंगे। तो अगर हमारी उसमें से कोई कंडीशन इफ़ या इलिफ में से कोई कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा जो उसमें प्रिंट करा रहेंगे वो आएगा, नहीं तो जो हमारा इल्स में है वो हमारा प्रिंट करा देगा, ठीक है। ये इसका एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए आई का मान 15 दिया हुआ है, यदि आई का मान 10 के बराबर है तो हमको ये प्रिंट होगा। यदि आई का मान 15 के बराबर है तो हमारा ये प्रिंट होगा। यदि आई का मान 20 के बराबर है तो हमारा ये प्रिंट होगा। और यदि इन सब का मान अलग है तो हमारा इल्स वाला प्रिंट होगा, ठीक है। तो आई का मान 15 है, ठीक है, तो हमारा ये इलिफ वाला ये वाला प्रिंट हो गया है, ठीक है, ये वाला प्रिंट हो गया है। आप लोग आउटपुट देख सकते हैं क्योंकि हमारा आई का मान 15 था, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, व्हाइल लूप देखेंगे। तो व्हाइल लूप को हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। व्हाइल लूप का प्रयोग किसी कंडीशन के आधार पर किसी ब्लॉक को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। कंडीशन के फॉल्स होने पर लूप बंद हो जाता है। व्हाइल लूप से इनिशियलाइजेशन लूप के बाहर होता है, ठीक है। सिंटैक्स है व्हाइल कंडीशन और स्टेटमेंट। फ्लो चार्ट दिया हुआ है, आइए समझते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, कंडीशन हमारा चेक होगा। यदि हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा स्टेटमेंट जितनी बार हम दिए रहेंगे उतनी बार एग्जीक्यूट होगा, लूप में चलेगा। और यदि हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा एंड हो जाएगा प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर एक दिया है छोटा सा प्रोग्राम। यदि आई का मान 1 है तो आई का मान हम लोग कितना दिए हैं, 6 से कम, ठीक है। तो हमको आई को प्रिंट कराना है और आई को एक एक बढ़ाते जाना है, मीन्स आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। एक एक बढ़ाते भी जाना है तभी तो हमारा ज़्यादा प्रिंट होगा। तो इसका आउटपुट देखिए आया है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो चलिए पहले ब्रेक स्टेटमेंट देखते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट का उपयोग लूप या स्टेटमेंट को समाप्त करने के लिए किया जाता है, जिसके बाद कंट्रोल उन स्टेटमेंट को पास करेगा जो कि ब्रेक स्टेटमेंट के बाद प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। यदि ब्रेक स्टेटमेंट नेस्टेड लूप में मौजूद है
तो यह केवल उन लूप्स को समाप्त करता है जिनमें ब्रेक स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो ये इसका दिया हुआ है फ्लो चार्ट, आप लोग देख सकते हैं, ट्रू फॉल्स सब दिया गया है इसमें। अब इसका देख सकते हैं एग्जांपल दिया हुआ है, आई का मान 1 है तो व्हाइल कंडीशन लगी है, आई का मान 6 से कम है तो प्रिंट आई कराना है, और इफ आई इज इक्वल टू 3 ब्रेक लगाना है, ठीक है। जब आई का 3 पर आ जाए तो हमको ब्रेक लगाना है, ठीक है। तो 1 2 3 पे हमारा ब्रेक लग गया है। हमको जाना 6 से कम था, मतलब 5 तक जाना था, लेकिन हमारा बीच में कंडीशन दे दिया है कि हमको 3 पर ब्रेक करना है, तो हमारा 3 पर ही रुक गया है, ठीक है। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट करते हैं। तो पाइथन में कंटिन्यू स्टेटमेंट का प्रयोग प्रोग्राम कंट्रोल को लूप की शुरुआत में लाने के लिए किया जाता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप के अंदर कोड को शेष लाइंस को छोड़ देता है और अगले पुनरावृत्ति के साथ शुरू होता है। तो इसका फ्लो चार्ट ये दिया हुआ है, देख सकते हैं। एग्जाम्पल आइए देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का। तो देखिए यहाँ पर आई का मान 0 दिया हुआ है, कंडीशन दी हुई है वाइल आई का मान 6 से कम हो। तो इफ़ आई का मान 1 है, ठीक है, तो इफ़ आई का मान 3 है तो यहाँ पर कंटिन्यू कर दिए हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 पूरा कंटिन्यू होकर प्रिंट हो गया है आई। कंटिन्यू के बाद हम लोगों ने प्रिंट आई किया है, ठीक है। अब फॉर लूप देखेंगे। तो फॉर लूप का इस्तेमाल सीक्वेंस जैसे लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, टपल, स्ट्रिंग आदि को इटरेटिंग करने के लिए या फिर करने के लिए ही है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, करने के लिए किया जाता है। फॉर लूप को डिफाइन करने के लिए फॉर कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। कंडीशन है यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये कंडीशन है। यदि हमारा ट्रू होगा तो जो हमारा बॉडी लूप का बॉडी है वो हमारा बार बार एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होगा तो हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है इसका आउटपुट, एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम लेसन 4 पे चलते हैं क्योंकि हमारा रिवीजन क्लास है। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो पाइथन में कलेक्शन, देखिए इसमें हम 4 नंबर चैप्टर में पढ़ने वाले कलेक्शन क्या होते हैं। तो पाइथन में कलेक्शन कंटेनर होता है जिसका प्रयोग डेटा के कलेक्शन को संग्रहित मीन्स कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, जैसे लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, टपल, ईटीसी, ये सभी हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो आइए लिस्ट देखते हैं। तो लिस्ट एक कलेक्शन है जो आदेशित और परिवर्तनीय है, डुप्लीकेट सदस्यों की अनुमति देता है, ठीक है। टपल देखते हैं, यह एक कलेक्शन है जो ऑर्डर किया जाता है और अपरिवर्तनीय है, डुप्लीकेट सदस्यों की अनुमति नहीं होती है, ठीक है। डुप्लीकेट एलिमेंट्स को टपल में नहीं रखा जा सकता है। सेट देखते हैं, एक कलेक्शन है जो अनियंत्रित और अनइंस्टॉल किया गया है, ठीक है। कोई डुप्लीकेट सदस्य इसमें भी नहीं रख सकते हैं। डिक्शनरी देखते हैं, एक कलेक्शन है जो अव्यवस्थित, परिवर्तनशील और अनुक्रमित है, ठीक है। कोई डुप्लीकेट सदस्य नहीं है इसमें भी। अब हम एक एक देखेंगे, समझेंगे अच्छे से। तो पहले हम लिस्ट देखेंगे। तो लिस्ट डेटा टाइप्स में एक से अधिक आइटम्स होते हैं। प्रत्येक आइटम को कॉमा, स्क्वायर ब्रेसेस या ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया जाता है। स्क्वायर ब्रैकेट ये होता है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट ये होता है, पैरेंथेसिस ये होता है, और कर्ली ब्रेसेस ये होता है, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस या ब्रैकेट, ठीक है। तो लिस्ट के सभी आइटम को लिस्ट एक कंपोनेंट डेटा टाइप है, ये अधूरा छोड़ दिया गया है, ठीक है। लिस्ट एक कंपोनेंट डेटा टाइप है, कंपाउंड डेटा टाइप है, जिसमें किसी भी डेटा टाइप के आइटम लिए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया स्ट्रिंग, हो गया, एक मिनट, किसी भी डेटा टाइप, जैसे इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, ठीक है, बूलियन हो गया और फ्लोट हो गया। तो ये सभी डेटा टाइप को लिए जा सकते हैं लिस्ट में। इन डेटा टाइप्स के आइटम की वैल्यू चेंज की जा सकती है। एक सिंगल लिस्ट डेटा टाइप्स एग्जाम्पल्स जैसे इंटीजर, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट को कंटेन करके रखता है, ठीक है। तो पाइथन लिस्ट में जो एलिमेंट होते हैं उन्हें आइटम्स कहते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये लिस्ट दिया हुआ गया है और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इसमें कॉमा लगा के दिया हुआ है। देखिए 1 दिया गया है, तो डिजिट में हमको कॉमा लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो हमारा कैरेक्टर होता है, स्ट्रिंग होता है, उसी में हम केवल लगाते हैं कॉमा, ठीक है, डबल कॉमा। तो हेलो दिया हुआ है, 5.6 दिया हुआ है। 5.6 क्या है? ये है एक फ्लोट, ठीक है, क्योंकि पॉइंट में दिया हुआ है। और यहाँ भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया फॉर आई इन लिस्ट प्रिंट आई, तो जो हमारा लिस्ट में जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए प्रिंट हो गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्रिएटिंग अ लिस्ट। लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। तो लिस्ट के आखिर में सेमी कॉलन दे या ना दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4 दिया गया है। इस तरह से यहाँ पर दिया गया, जैसे यहाँ पर पहले लिस्ट में केवल इंटीजर लिस्ट है, केवल इंटीजर वैल्यू है। दूसरे में फ्लोट लिस्ट है, इसमें केवल दशमलव वाला दिया गया है। इसमें मिक्स्ड डेटा टाइप लिस्ट है, इसमें सारे सभी दिए गए हैं। इसमें नेस्टेड लिस्ट है, ठीक है, जिसे एक में डबल भी दिया गया है, ठीक है, 1, 2 लिस्ट के अंदर लिस्ट है, ठीक है। तो उसको नेस्टेड, ठीक है। नेस्टेड क्या बोलते हैं कि जिसका हम पढ़ रहे हैं उसी के अंदर फिर वो हो। जैसे अभी हम लोगों ने इफ़ के अंदर इफ़ पढ़ा था, इफ़ के अंदर इफ़ पढ़ा था, तो वो क्या हो गया था हमारा नेस्टेड इफ़। इस तरह हम यहाँ पर डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी है, ठीक है, तो ये नेस्टेड डिक्शनरी हो गया, ठीक है, सॉरी नेस्टेड लिस्ट हो गया, क्योंकि हम लोग लिस्ट पढ़ रहे हैं। अब देखेंगे पॉजिटिव एंड निगेटिव इंडेक्स इन लिस्ट। पॉजिटिव इंडेक्स देखेंगे, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेक्स की शुरुआत 0 से होती है। उसी तरह से पाइथन में लिस्ट के पहले आइटम का इंडेक्स 0 होता है। यहाँ पर दिया गया है, चलिए इसको समझते हैं अच्छे से। यहाँ पर 5 आइटम्स दिए गए हैं, 0, 1, 2, 3, 4। ये इसका इंडेक्स नंबर है। और आइटम्स हमारे कौन कौन से हैं? HELLO, ठीक है। तो देखिए H का यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हेलो लिखा है, ठीक है, हेलो, तो H का 0 इंडेक्स होगा, E का 1 होगा, L का 2 होगा, फिर L का 3 होगा, फिर L का 4 होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं अपना नाम लिखता हूँ, एक मिनट, अनुज, ठीक है, अनुज। अब इसकी इंडेक्सिंग करेंगे तो A 0 पे आएगा, और N 1 पे आएगा, U 2 पे आएगा, और J 3 पे आएगा, ठीक है। तो ये इसकी इंडेक्सिंग हो गई, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब निगेटिव इंडेक्सिंग देखेंगे, तो पाइथन में लिस्ट का आखिर इंडेक्स -1 से शुरू होता है। तो निगेटिव इंडेक्सिंग भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए मैं अपने नाम से समझाता हूँ। चलिए हेलो समझाते हैं, हेलो, ठीक है। तो अभी तक हम लोग पॉजिटिव वाला क्या देखे थे, ये 0, 1, 2, 3, 4। अब निगेटिव वाला क्या देखेंगे, इधर से शुरू होता है, बैक की तरफ से शुरू होता है निगेटिव वाला। तो फिर से लिखते हैं तो समझाते हैं आपको, हेलो, ठीक है। तो देखिए ये वाला -1 हुआ, ये -2, -3, -4, और ये -5, ठीक है। तो निगेटिव वाला पीछे से चलता है, ठीक है, माइनस में। अब हम चलिए आगे पढ़ते हैं एक्सेसिंग लिस्ट। तो इंडेक्स से लिस्ट के आइटम्स को एक्सेस किया जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है आपको, ये लिस्ट दिया गया है, इसमें 1, 2, H दिया गया है, ठीक है। तो ये कितने पे आया, 0 पे आया, और 2 1 पे आया, और H 3 पे आया, ठीक है, सॉरी 2 पे आया। एक मिनट, देखिए जो 1 है वो 0 पे है, 2 जो है वो 1 पे है, H जो है वो 2 पे है, ठीक है, इंडेक्स। तो हम प्रिंट लिस्ट 0 वाला इंडेक्स प्रिंट कराएंगे, तो 0 वाला हमारा 1 है, 1 वाला कराएंगे तो 2 है, और 2 वाला कराएंगे तो ये H, तो ये प्रिंट हो आया है। तो इसी तरह हम लोग प्रिंट कराते हैं, एक्सेस करते हैं, ठीक है, लिस्ट को। उसके बाद हम देखेंगे ऐड आइटम्स इन अ लिस्ट। लिस्ट में कैसे आइटम्स को ऐड करते हैं। तो थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब मैं इसको पहले आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये लिस्ट दिया गया है 1 2 H 2.8। अब हमको जैसे E ऐड करना है, ठीक है, E ऐड करना है, तो हम लोग लिस्ट डॉट अपेंड लगाते हैं, ठीक है, लिस्ट डॉट अपेंड। तो ये लिस्ट जहाँ लिखा है इसमें आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे AV इज इक्वल टू कुछ भी लिख, ये वो लिस्ट का नाम होगा, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। नहीं आप लोग सोचे कि लिस्ट लिखना है, उससे मतलब नहीं है। तो लिस्ट डॉट, जैसे हमने ए नाम का ये लिस्ट, जैसे ये मान लीजिए पूरा ए नाम, ए बराबर है, लिस्ट नहीं ए है, ठीक है। तो ए डॉट अपेंड
उसके बाद हम लोगों ने लिस्ट वाले ब्रैकेट में, मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोगों को जो बढ़ाना है वो एलिमेंट लिख देंगे, वो आइटम लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ई लिखा गया है तो प्रिंट लिस्ट कराएंगे, लिस्ट को प्रिंट तो कराना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए बाद में ई हमारा ऐड हो गया है, यहाँ पर ई भी हमारा ऐड हो गया है। तो यहाँ देखिए एक्सटेंड किया गया है लिस्ट को, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। देखिए अपेंड से क्या होता है कि हम एक आइटम को ऐड कर सकते हैं, और एक्सटेंड का क्या मतलब है कि हम एक लिस्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक लिस्ट पहले से दिया हुआ है, लिस्ट डॉट एक्सटेंड, ये वाली लिस्ट को हमको एक्सटेंड करना है इसमें, ठीक है। तब हम प्रिंट कराएंगे लिस्ट को। उसके बाद हमारा आउटपुट देखिए, PYT तो पहले से था, उसके बाद HON, ये तीनों प्रिंट हो गया है, ठीक है। ये तीनों हमारा फिर से यहाँ पर प्रिंट हो गया है। तो ये क्या हो गया हमारा एक्सटेंड। अपेंड हम लोग एक आइटम को करने के लिए करते हैं, ठीक है, जोड़ने के लिए करते हैं। और जो हमारा एक्सटेंड है वो मल्टीपल मीन्स पूरे डिक्शनरी सॉरी नहीं, लिस्ट को ही, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे चेंज आइटम इन लिस्ट, ठीक है। चेंज कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर और इंडेक्स की सहायता से लिस्ट की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। आइए कैसे चेंज करेंगे हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिस्ट इंडेक्स दिया है, लिस्ट 2 की जगह पे हमको P रखना है, ठीक है। तो ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये एक मिनट, ये 4 है, ये 5, ठीक है। ये इंडेक्सिंग कर दिया है हम इसको। अब हमको लिस्ट 2 की जगह पे P रखना है, तो ये 0, 1, 2, तो ये जो हमारा T है इसकी जगह पे हमारा P हो जाएगा, जिसे आउटपुट में आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा 0 इंडेक्स की जगह हमको C रखना है, तो 0 पे पहले हमारा P था, अब हमारा क्या हो गया, C हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा चेंज कैसे करेंगे, तो इंडेक्स के साथ हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब हमको डिलीट करना है, तो डिलीट के हम लोग डेल यूज़ करते हैं, ठीक है। डेल डॉट लिस्ट, और जिस इंडेक्स को डिलीट करना है वो इंडेक्स लिख देंगे तो हमारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमको इसमें करना था 2 वाला करना है, 0 वाला करना है, तो 0 पे हमारा P था वो डिलीट हो गया है, ठीक है। और 2 पे क्या है हमारा T है, तो वो भी नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा डिलीट करने का। लिस्ट के कुछ फंक्शंस हैं, जैसे लेंथ, लिस्ट की लेंथ ज्ञात करने के लिए कितनी लेंथ है। मैक्स, दी गई लिस्ट में मैक्स वैल्यू को रिटर्न करता है। मिनिमम वैल्यू को प्राप्त करने के लिए। और लिस्ट करेंगे तो लिस्ट का पूरा सीक्वेंस लिस्ट के सीक्वेंस को कन्वर्ट करता है, ठीक है। मतलब सीक्वेंस को लिस्ट में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हम लोग टपल देखेंगे। लिस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो पाइथन में टपल डेटा स्ट्रक्चर होता है। टपल एलिमेंट्स का सीक्वेंस होता है, टपल एलिमेंट्स का सीक्वेंस होता है। और इम्यूटेबल मतलब कि चेंज नहीं किया जा सकता, अनचेंजेबल होता है। पाइथन में लिस्ट और टपल एक जैसे होते हैं, लेकिन लिस्ट के आइटम में चेंज या डिलीट किए जा सकते हैं, ठीक है। चेंजेस या डिलीट किए जा सकते हैं टपल में, ठीक है। और टपल के एलिमेंट्स को चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं टपल ओनली रीड किए जा सकते हैं। पाइथन में टपल में जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें आइटम्स कहते हैं, ठीक है। इसमें भी तो टपल के हर आइटम को कॉमा से सेपरेट किया जाता है, मीन्स कॉमा से अलग किया जाता है। और पूरे आइटम को पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज किया जाता है। तो टपल जो हमारा होता है उसको हम लोग ये पैरेंथेसिस में क्लोज करते हैं, और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग ये कॉमा लगाकर सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। टपल में मिक्स डेटा टाइप्स भी प्रयोग किए जा सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने ऊपर बताया कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट कोई भी हम लोग लगा सकते हैं डेटा टाइप। अब टपल कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। तो देखिए टपल के आखिर में सेमी कॉलन दें या ना दें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो टपल 1 है तो 1 2 3 4 5 कॉमा लगा के कर दिया गया है, ये इंटीजर टपल है। इसके बाद हमको मिक्स डेटा टाइप का दिया है, नेस्टेड दिया हुआ है।
नेस्टेड का मतलब क्या हुआ, टपल के अंदर टपल, ये देखिए टपल, ये टपल है, टपल के अंदर एक और टपल दिया हुआ है, ठीक है, तो ये नेस्टेड हो गया। अब डिलीट कैसे करेंगे टपल को, हम ये देखते हैं। तो देखिए डेल ऑपरेशन इसमें भी यूज होता है डिलीट करने के लिए, डेल ऑपरेशन, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। देखिए इसमें एक नोट दिया गया है कि पूरे टपल को डिलीट किया जा सकता है, लेकिन टपल के एक एक एलिमेंट्स को डिलीट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है टपल 1 2 3 4 5 डेल टपल 0, ठीक है, डेल टपल 0। तो यहाँ पर क्या आया है हमारा, टाइप एरर, टपल ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम डिलीटेशन, ठीक है, डिलीशन, ठीक है। तो अगर हम सोचेंगे कि हम 1 वाला इंडेक्स को डिलीट कर दें, तो ये हमारा ऐसा नहीं होगा, ये हमारा एरर, टाइप एरर शो कर देगा, ठीक है। अब चलिए हम टपल फंक्शन को देख लेते हैं। ऑल एनी लेंथ, ये तो हमने पढ़ा ही था, लेंथ ज्ञात करने के लिए मैक्स नंबर मिनिमम नंबर है, ठीक है, सम ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं, और टपल, ठीक है। तो ये कुछ है टपल फंक्शंस। अब हम देखेंगे सेट्स इन पाइथन। तो पाइथन में सेट डेटा टाइप में एलिमेंट्स का सेट होता है। पाइथन में सेट डेटा टाइप सबसे अलग हैशेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। पाइथन के सेट में एलिमेंट्स के रूप में नंबर्स, लेटर्स या वर्ड हो सकते हैं। पाइथन के सेट में प्रत्येक एलिमेंट्स नया होता है और नए एलिमेंट्स को चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सेट में दिए हुए एलिमेंट्स इम्यूटेबल मीन्स अनचेंजेबल होते हैं, चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन किसी मेथड के साथ सेट के एलिमेंट्स को ऐड या रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। सेट इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। एग्जाम्पल मैथमेटिकल ऑपरेशंस करता है। अब चलिए देखते हैं सेट को कैसे क्रिएट करते हैं। तो सेट को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है, सेट को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है, ठीक है, ये वाला। और ये देखिए क्रिएट किया गया है, set1 नाम का सेट है, इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोगों ने ये वैल्यू दी है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। देखिए ये सभी डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको कराने वाला हूँ इसमें, और बार बार पूछे जाते हैं। तो लिस्ट और टपल में डिफरेंस देखेंगे हम। तो आइए देखते हैं। तो देखिए पहला डिफरेंस है, लिस्ट के आइटम को डायरेक्टली हम कभी अपडेट, रिमूव या इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जबकि टपल में नहीं कर सकते हैं। तो टपल के आइटम को डिलीट, इंसर्ट, अपडेट नहीं कर सकते, बल्कि पूरे टपल को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे, लिस्ट म्यूटेबल होता है, लिस्ट के एलिमेंट्स को चेंज हो सकते हैं, मीन्स लिस्ट के एलिमेंट को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अब टपल देखेंगे, टपल को एलिमेंट के चेंज नहीं कर सकते हैं, ये इम्यूटेबल होते हैं, ठीक है। लिस्ट में अधिक मेमोरी स्पेस होते हैं, टपल में मेमोरी स्पेस कम होती है। लिस्ट के ऑपरेशंस में अधिक एरर्स आते हैं, टपल के ऑपरेशन सुरक्षित होते हैं, ठीक है। तो लिस्ट में इटरेशन स्लो होता है और अधिक टाइम लेता है, टपल एक फास्ट इटरेशन है, ठीक है। लिस्ट इज यूजफुल फॉर इंटरसेक्शन एंड डिलीशन, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन, ठीक है। लिस्ट में इंसर्ट करने के लिए और डिलीट करने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है लिस्ट। और टपल इज यूजफुल फॉर रीड ओनली ऑपरेशंस, केवल पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग अपडेट, चेंज नहीं कर सकते हैं, या डिलीट एक एलिमेंट को नहीं कर सकते हैं। अगर हमको डिलीट करना होगा तो हम पूरे टपल को करेंगे। तो टपल को हम पैरेंथेसिस यूज़ करके क्रिएट करते हैं, और लिस्ट जो है वो बिल्ट इन मेथड प्रोवाइड कराता है। तो ये थे डिफरेंस। अब हम देखेंगे डिक्शनरी, ठीक है। तो डिक्शनरी में जैसे PHP और जावास्क्रिप्ट में एसोसिएटिव एरे का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही पाइथन में डिक्शनरी इस अलग नाम से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और आगे देखेंगे, तो डिक्शनरी में की और वैल्यू की पेयर्स होते हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं, जैसे हमारा ये 1 दिया है, की दिया है, इसके बाद हम लोग कॉलन लगाते हैं,
इसके बाद हम वैल्यू दिए हैं जैसे बी, तो ये हमारा की कहलाएगा और ये हमारा कहलाएगा वैल्यू। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। देखिए डिक्शनरी में की और वैल्यू को कॉलन से सेपरेट किया जाता है, जैसे अभी मैंने बताया था। और अब देखेंगे की और वैल्यू की कॉमा से सेपरेट करते हैं, वैल्यू को कॉमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है, पेयर को कॉमा से सेपरेट करते हैं। डिक्शनरी म्यूटेबल चेंजेबल होता है, लेकिन डिक्शनरी में वैल्यू चेंज हो सकती है। और मेथड पॉप के जरिए कीज भी चेंज की जा सकती हैं, डुप्लीकेट की नहीं दी जाती हैं। और चलिए अब हम देखेंगे क्रिएटिंग डिक्शनरी को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो डिक्शनरी की और वैल्यू को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है, ये सभी हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा आगे। तो डिक्शनरी 1 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए ये जो नेम 1 है ये हमारा की है। ठीक है, नेम 1 और नेम 2 जो है ये हमारा की है। ठीक है, और जो हमारा राकेश और रमेश ये जो दिया है ये क्या है, हमारा वैल्यू है। ठीक है, और इसको हमने सेमी कॉलन से सेपरेट किया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं ऐड कैसे करते हैं डिक्शनरी में एलिमेंट्स को। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर डिक्शनरी है, यहाँ पर नेम 3 ऐड करेंगे इज इक्वल टू राज। ठीक है, ये हम डिक्शनरी में ऐड कर दिए हैं। जो डिक्शनरी ये नाम है हमारा, इसमें हमने ये एलिमेंट को ऐड कर दिया है, तो इसके बाद हमारा ये भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड करने के बाद हम लोग डिक्शनरी को प्रिंट करा लेंगे, तो हमारा ये आउटपुट आ गया। अभी तक हमारा राहुल इतना था, राकेश राहुल तक। अब हमारा नेम 3 भी राज ऐड हो गया है। ठीक है, अब डिलीट कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। डिक्शनरी में एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए डेल ऑपरेशन का प्रयोग किया जाता है। देखिए जितने भी हैं सब में डेल ऑपरेशन का प्रयोग किया जाता है डिलीट करने के लिए। ठीक है, और चलिए देखते हैं यहाँ पर देखिए डेल डॉट डिक्शनरी नेम 2 को डिलीट करना है, नेम 2 हमारा डिलीट हो गया। ठीक है, डिक्शनरी स्टोर्ड देखेंगे। डिक्शनरी एक डेटा स्ट्रक्चर है जो की वैल्यू पेयर के रूप में वैल्यूज स्टोर करता है। की और वैल्यू को सॉर्ट करने के लिए सॉर्टेड फंक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें जानना होगा कि फंक्शन को पास्ड होने के लिए डिक्शनरी से डेटा को कैसे रिट्राइव किया जाए। ठीक है, रिट्राइव डेटा देखेंगे तो डिक्शनरी से डेटा प्राप्त करने के लिए नियम। ठीक है, तो डिक्शनरी की डिक्शनरी वैल्यूज़ ये आप लोग देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है हम वही पढ़ाएंगे। रिवर्स कैसे करते हैं, तो बेसिकली इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था। डिक्शनरी टपल सेट लिस्ट ये तो हमने पढ़ा ही दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे लेसन 5 फंक्शन। ठीक है, तो इसमें हमने चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 कवर किया। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो लोग नए हैं, तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे जिसमें हम आपको चैप्टर 5, 6, 7 भी करा सकते हैं। ठीक है, तो 10 चैप्टर्स हैं टोटल, तो हम सभी चैप्टर्स को कराएंगे। बस आप लोग वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक करिए, सारे ग्रुप सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो मैंने जितनी मेहनत की है इसको पढ़ाने में आपको, तो मेरी मेहनत को सफल करिए। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए। जय हिंद, जय भारत।